अभिषेक जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे बुध अगर किसी की कुंडली में 0 डिग्री का हो, 0 डिग्री जी। अगर 46 मिनट का, जी। तो वो कैसा हो? देखो, मैं कई बार वैसे तो इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं और बहुत जगह ये बात बार बार आती है कि 0 डिग्री का प्लेनेट क्या करेगा, और 1 डिग्री का प्लेनेट क्या करेगा, 29 डिग्री का प्लेनेट क्या करेगा। आपको ये समझना होगा, इन ग्रहों में पावर बहुत होती है, पावर कम नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारा। अगर जिसका बुध 0 डिग्री का है, जैसे आम जनता सोचती है, तो उसके हिसाब से तो बुध कमजोर हो जाना चाहिए। और बुध कमजोर हो जाना चाहिए तो उसका दिमाग ही कमजोर हो जाना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव या पॉजिटिव लक्षण देता है, तो वो हमारे सामने प्रकट होंगे ही होंगे। अगर ये कोई मेरे को व्यक्ति ना कहता है नेचुरल ब्लैक। कि 0 डिग्री के प्लेनेट होने के बावजूद आई एम इंटेलिजेंट, बहुत मेरी मेमोरी अच्छी है, तो इसका मतलब 0 डिग्री इम्पैक्ट क्या कर रहा है? ठीक है अभिषेक जी, तो उनमें सर काफी पावर होती है। टेंशन मत लीजिए। शुरुआत में मैं भी ऐसा ही समझता था कि ये ग्रह बहुत वीक पड़ गया है। तो पर जब उसके अ, परिणाम आदमी को, जब वो 40-50 साल की उम्र पर आ जाता है, तो उसको विश्लेषण करने का एक मौका मिलता है कि लाइफ में क्या प्राप्त हुआ, क्या छूट गया, कहाँ गलतियां करी, वो सब उसको बाद में पता चलता है। तो सर ग्रह का प्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है रेदर की ग्रह की डिग्री से? हर चीज का, ज्योतिष में हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप ये कह ही नहीं सकते कि उसकी राशि की इम्पोर्टेंस नहीं है या हाउस की इम्पोर्टेंस नहीं है ना। राशि की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है, हाउस की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है, ग्रह किसके साथ बैठा है इसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। हर चीज की बड़ी इम्पोर्टेंस है। एक अच्छे विद्यार्थी को चाहिए कि वो हर चीज को समझे। ज्योतिष में शॉर्टकट नहीं है बस। ये वो वाली बात नहीं है कि हमारे एग्जाम देना है और 10 चैप्टर आएंगे और 10 में से 3 चैप्टर वो छाट लो जो कम नंबर का पेपर जिसमें से बनता है, तो 3 तो वैसे ही उड़ा दो। अब 7 है, 7 में से 5 पक्के याद कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो एग्जाम में तो कभी कभी चल जाता है ऐसा, है ना। ये हमारे इंजीनियरिंग में बहुत होता था। अच्छा, इसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा करो, इसका यहाँ से करो, यहाँ से करो, और सिलेबस को कट शॉर्ट मारो हो जाता है। बट इंजीनियरिंग में तो आपको मौका मिल जाता है, बार बार मौका मिलेगा, और कंपनी में जाओगे तो वहां नई चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। पुरानी पुस्तकें थोड़ा सा बेस तैयार करके भेजती है, पर ज्योतिष में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको राशि समझ में नहीं आई है, और मैक्सिमम हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी समस्या है, राशि याद कर लेंगे, राशि के ग्रह याद कर लेंगे, उनका देवता याद कर लेंगे, और उनको लगता है हमारा बेसिक ज्योतिष क्लियर हो गया है। हमें तो पता है कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है या वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। उनको लगता है बेसिक ज्योतिष आ गया। और जो लोग बेसिक ज्योतिष नहीं करते, जब वो हायर ज्योतिष पढ़ने जाते हैं, वहां वो बुरी तरह फंस जाते हैं। और वहीं से उनके कंफ्यूजन जो है ना, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि उन्होंने उस समय नहीं सीखा ये डिग्री का कंसेप्ट क्या है। उन्होंने नहीं सीखा कि एक हमारी राशियां किस तरीके से हमारे कर्मास को रिकॉर्ड करती। हर चीज में कुंडली को देखने के बाद ये एक चीज पूछा करो कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों, ये ग्रह है अगर फला राशि में आकर के बैठा है तो क्यों बैठा होगा, ऐसा इस बेचारे ने क्या गड़बड़ की होगी कि ये इस राशि में ही आके बैठा। अपने आप से ही पूछो कि आपकी कुंडली का कोई ग्रह है, अगर आपको लगता है कि वो गलत राशि में बैठा, तो अपने आप से पूछो ऐसा क्यों बैठा होगा। उसका चिंतन करो। जवाब एकदम से मत पाओ। एकदम से जवाब पाओगे तो आपकी इनर जर्नी रुक जाएगी। जब तक आप
स्वयं एक खोजी प्रकृति की तरह उस पर मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो चीजें जो अधूरी छूट जाएंगी। आपको सोचना है कि भाई मंगल जो है कर्क राशि में क्यों आया, ये मेरा ही मंगल नीच का क्यों आया। उस स्वभाव को बार बार एवेल्युएट करो कि आपके अंदर नीच का मंगल जब आपको प्राप्त हुआ है तो आप क्या गड़बड़ करते हो। आप देखेंगे कि आप में रिवेंज की भावना बहुत है। आप पीट तो सकते नहीं सामने वाले को, क्योंकि मंगल कमजोर हो गया। इस जन्म में तो भगवान ने ताकत दी नहीं, साहस दिया नहीं आपको कि जाओ और उसके कान पे थप्पड़ बजा दो। वो तो बस की बात ही नहीं है। पर आपके दिमाग में हमेशा चल रहा है कि मैंने उसको डाउन करना है, मैंने उससे बदला लेना है। ये जो भावना है ये क्यों आ रही है, और भगवान ने इस जन्म में आपको क्यों ऐसा कर दिया। तो जब आप हमारा ये ज्योतिष का ज्ञान पढ़ेंगे तो पता चलेगा भाई पिछले जन्म में तो मजबूत दिया था आपको भगवान ने, पर आपने उसका दुरुपयोग किया। उसका दुरुपयोग हुआ, जभी तो मंगल को कर्क राशि प्राप्त हुई। अगर दुरुपयोग नहीं होता तो मकर राशि भी तो प्राप्त हो सकती थी। आपका जन्म उस समय होता जिस समय मंगल मकर राशि में था, परंतु कर्क में क्यों हुआ। कर्क में इसीलिए हुआ कि हमने पिछले जन्म में डोमिनेट करा। अक्सर जिन लोगों को मैरिज लाइफ में दिक्कत होती है, हम ये तो कह देते हैं कि बड़े आसानी, अरे शुक्र पिट गया, शुक्र मंदा हो गया, शुक्र नीच राशि में बैठ गया। पर क्या सोचते हैं ये बैठा ही क्यों, इसको कन्या राशि क्यों प्राप्त हुई, इसको शुक्र को छठा भाव क्यों प्राप्त हुआ, ये शुक्र को आठवां भाव क्यों प्राप्त हुआ। तो वो इंडिकेट करता है कि पास्ट में हमने कुछ गड़बड़ की। वो गड़बड़ क्या की है, तो वो जो ग्रह कमजोर राशि में आया, जिन्हें आप कमजोर समझते हो, वो उस ग्रह से रिलेटेड ही आपने दुरुपयोग किया है। उस शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। जो शक्ति परमेश्वर ने आपको बख्शी थी पिछले जन्म में सही सलामत, और जो ग्रह आपका अच्छा है, समझो उस ग्रह से रिलेटेड ही आपने पुण्य कर्म किए थे। अगर इस जन्म में गुरु बहुत अच्छा है आप, तो निश्चित रूप से पिछले जन्म के संस्कार हैं ये। आप पीछे से ही आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, पीछे से ही ज्ञान को ध्यान को मानने वाले रहे हैं, पीछे से ही आपको एक दिमाग में चला आ रहा है कि भी मुझे शिक्षा प्राप्त करनी ही करनी है, मुझे अनपढ़ रहना ही नहीं है। तो इस जन्म में जब बर्तन साफ करके बंदा शिक्षा लेगा, पर वो लेगा अगर उसका गुरु अच्छा है। हर चीज के लिए आपको गुरु या गाइड अवेलेबल नहीं होता है। आपके अपने ही पूर्व जन्म के संस्कार एक गाइड की तरह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। वो आपको अंत प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम्हें अब ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। और इसलिए वो हम कहते हैं कि हम एक प्रकार से देखा जाए तो हम अपनी डेस्टिनी के भी गुलाम हैं। हम कुछ हद तक ही चीजों में चेंज लेकर के आ सकते हैं, पर पूर्णतया हमारा प्रकृति पर कोई बड़ा अधिकार नहीं है। हम अपने आप को प्रकृति के अनुकूल कर सकते हैं, हम प्रकृति को अपने अनुकूल नहीं बना सकते। जिस दिन और बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका हमें बड़ा भारी खामियाजा जाना भुगतना भी पड़ता है। तो डेफिनेटली मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ज्योतिष आरंभ करें, ज्योतिष का बेस मजबूत करें। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि मेष राशि का मतलब क्या, केवल ये नहीं बोल देना कि मंगल और जी इसके ग्रह के स्वामी हो गए, इस राशि के स्वामी हो गए, बस खत्म। मंगल गुस्से वाले हैं, मंगल क्रोध वाले हैं, तो ये हो गया। नहीं भाई नहीं, ये बहुत आधा अधूरा ज्ञान है। मेष का खुद का गुण क्या है, एक मेष राशि का व्यक्ति किस तरह से सोचता है,
किस तरह से वो एक्शन करता है। और मेष राशि में जब कोई ग्रह बैठेगा तो मेष राशि का जो गुण है, जिसका एट्रीब्यूट है, वो उस प्लेनेट के साथ क्या रिएक्शन करेगा। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आने लग गई तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी, फिर आपके डाउट ही नहीं बचेंगे और आराम से आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे। हम बड़ी छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे मेष राशि है और मेष राशि में तुझे राहु बैठ गया, क्या करे जी। हमने तो भाई ये सुना था कि मिथुन राशि का राहु अच्छा होता है, कन्या राशि का राहु अच्छा होता है। और ये वास्तव में तो बड़ी आप उटपटांग देखो ना, आपको दे दिया। जो आ गया ये मेष राशि में आ गया। अब क्या करें। अगर हमें पता हो मेष राशि का एट्रीब्यूट क्या है और राहु के एट्रीब्यूट्स क्या है, तो दोनों को मिक्स करो। अगर हम कहते हैं मेष राशि अग्नि तत्व की है और अग्नि के साथ राहु, राहु क्या तत्व क्या है, वायु तत्व। जब अग्नि के साथ वायु मिलेगी तो क्या होगा, किसका नफा होगा किसका नुकसान होगा। जब हम ये कैलकुलेशन करने लग जाते हैं और जब हम ये कैलकुलेशन साथ में करते हैं कि ये मेष में क्यों आके बैठा। अब मेष में राहु का बैठने का मतलब है राहु आपकी खोपड़ी पे आके बैठ गया है और हम दिमाग लगा रहे हैं राहु तो 9वें में बैठा है, राहु तो 10वें में बैठा है। अरे भाई दिखाई दे रहा है आपको वो 10वें में बैठा है राहु, पर अगर वो मेष राशि का तो आपकी खोपड़ी पे बैठा है। अब यहाँ पे चूक जाते, हम कहेंगे यार राहु का लगन के साथ कोई संबंध नहीं, लग्नेश के साथ कोई संबंध नहीं, राहु का किसी दृष्टि संबंध नहीं, ना लगन से ना लग्नेश से ना कोई दृष्टि संबंध। फिर व्यक्ति में राहु का इंपैक्ट क्यों सबसे ज्यादा आ रहा है, क्यों वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है, क्यों उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन जुटानी है, क्यों उसको वो बेचैन है कि आज पड़ोस में क्या होगा, कि क्यों पड़ोस में आज एक लड़की आई हुई है और आई है तो अब क्या हुआ, 2 दिन से वो बाहर नहीं निकली है। अब वो उसी के चक्कर में लगा पड़ा है, बाथरूम जा रहा है, पेशाब कर रहा है, दांत मंजन कर रहा है, उसके दिमाग में यही चल रहा है, खोज करो इस बात की। और वो घूमता फिर रहा है कि भाई वो लड़की आई थी 2 दिन से अंदर है, वो कौन है, पता करो पता करो पता करो। आपको ऐसे लोग सोसाइटी में भी मिलेंगे, आपको अपने समाज में मिलेंगे, अपने घर परिवार में मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, बेचारे के साथ। ये उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन जुटानी ही क्यों है। सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए थोड़ी है कि भगवान ये थोड़ी कहता है कि सारी दुनिया जान के इंफॉर्मेशन जुटा लो, नहीं। पर राहु कहता है इंफॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी, वो इंफॉर्मेशन जुटाने में ही यकीन रखता है। और अग्नि तत्व में आया है तो और ज्यादा स्पीड को फास्ट बना देगा। अग्नि में तो तीव्रता है ना, और जल्दी से उसको चाहिए। और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो अपने शरीर का नुकसान करा बैठता है और अपने राहु के इम्पैक्ट की वजह से अपने रिलेशनशिप में, अपनी सोसाइटी में, इन चीजों में वो पूरा तरह से सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। हेलो। अगर हमें बहुत डीप में मेष राशि के हर चीज, ईच एंड एवरी थिंग पता है, तो आप उस एक कॉम्बिनेशन को आप सामने वाले के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं कि सामने वाले ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, वो अपने बारे में भी नहीं जानता होगा इतना जितना आप उसके बारे में बोलेंगे। और मैं अक्सर स्टूडेंट से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो शुरुआती दौर के स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी पूरी कुंडली के विश्लेषण में ना घुसे। पर मैं देखता हूँ जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वही सबसे ज्यादा बड़ी गलतियां करते हैं ज्योतिष सीखते समय, क्योंकि उनको अहम होता है कि हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम तो सीए हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम छोटी चीज में कहाँ फंसेंगे। हमें तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स देखना है कि ये आदमी आज बीमार हुआ तो क्यों हुआ, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में खोजेंगे और फिर वो यूट्यूब पर वो वीडियो देखेंगे जो किसी को समझ में नहीं आ रहा हो। कहेंगे हाँ अब मिला मेरे काम का वीडियो, क्योंकि ये समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है। तो उन्हें लगेगा इसी में रस है, इसी वीडियो में कुछ खोज है, और वो उसी के पीछे लग जाएंगे। और वो इतनी
टफ टेक्निक को सीखने का प्रयास करेंगे और जो आसान टेक्निक है उसे छोड़ देंगे। उनको लगेगा आसानी से थोड़ी कुछ मिलता है। जब तक दिमाग को 10 बार ना घुमा दें, जब तक क्या मजा आया ज्योतिष में। कई बार मुझे लोग बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट ही बोलते हैं कि गुरुजी आप बार बार कहते हो ज्योतिष बहुत आसान है और हमें समझ में नहीं आया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। मैंने कहा भाई ज्योतिष वास्तव में बहुत आसान है, 4-5 साल तो तुम्हारी गलती से हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने कभी सरल चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सरलता तो तुम्हें बड़ी गड़बड़ महसूस होती है। सरलता में सबसे ज्यादा ताकत है। ये सूत्र हमेशा याद रखो ज्योतिष सीखते समय। किसी व्यक्ति की कुंडली उठाओ, एक चीज पकड़ लो, एक राशि पकड़ लो, जो राशि तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, जिसका पूरा डीप एनालिसिस तुम्हारे पास है, और उसमें जो भी ग्रह बैठा है बस उनके कॉम्बिनेशन को पकड़ के बैठ जाओ। आप उस भाव को समझते हो, उस राशि को समझते हो, उस ग्रह को समझते हो, बस ये 3 चीज पकड़ लो कुंडली में, एक एक पूरे चार्ट में से, और एक्सप्लेन करना शुरू करो, लिखना शुरू कर दो, और फिर देखो कि क्या रिजल्ट आता है। आप देखेंगे D1 चार्ट ही हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो बार हम सीधा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पे पहुंच जाते हैं, इसीलिए हमारे साथ सरदर्दी बन जाती है। हम कभी डिग्रियों में खो जाते हैं, कभी बकरी के चक्कर में खो जाते हैं, कभी अस्त के चक्कर में खो जाते हैं। सिंपल सिंपल मीनिंग्स है। और मैंने शायद इतनी आसान तरीके से वक्री ग्रह, अस्त ग्रह, बड़े सिंपल सिंपल लैंग्वेज में अक्सर मैं समझाता हूं अपनी क्लास के अंदर। एक समय था जब वक्री ग्रहों के बारे में वीडियोज नहीं मिलते थे, और फलित के अंदर उसकी चर्चा करना बड़ा दुभर हो जाता था। स्टूडेंट सोचता था अगर किसी टीचर को फंसाना है तो उससे वक्री ग्रह के बारे में पूछ लो, क्योंकि हमारे भी ऑफलाइन में आते थे ना, तो इंटेलिजेंट आदमी तो हमारे ग्रुप में हमेशा से रहे हैं। तो आते ही वो पहले दिन दूसरे दिन ही क्लास में प्रश्न पूछते थे, बात राशियों पे चलती थी। साहब ये गुरु अगर वक्री होगा तो क्या होगा, शनि वक्री होगा तो क्या होगा। अरे मेरे भाई पहले राशि तो समझ ले। पर नहीं नहीं, अब उनको वक्री बता देते हैं तो उनको लगता है अरे इसने तो इतनी आसान तरीके से बता दिया, ऐसा भी होता है क्या। तो सेटिस्फाई नहीं होते। इसलिए मैं फिर से कहूंगा ज्योतिष बहुत आसान है। स्टेप बनाना सीखो, स्टेप्स बनाना सीख गए तो चीजें आसान हो जाएंगी, मुश्किल नहीं रहेंगी। हम गंभीर बीमारियों को पकड़ते हैं सबसे पहले। अरे सबसे पहले ये देखो दिनचर्या में कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा होती है। लोग पेट के शिकार बहुत हैं, लोगों के पेट बहुत खराब रहते हैं। उसको पकड़ना सीखो कि पेट खराब होता क्यों। लोगों के 40 साल की उम्र के बाद से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े रहते हैं, ये पकड़ना सीखो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ता है, किस ग्रह की वजह से बढ़ता है। पर नहीं जी, इसको हार्ट अटैक आया था तो हार्ट अटैक क्यों आया, इतने बज के इतने मिनट पे क्यों आया, उसकी खोज करनी है। अरे भाई तुम चूक गए हो, बड़े के चक्कर में चूक गए हो। छोटे छोटे स्टेप्स को जितना पकड़ोगे, मुझे आज भी याद है हमारे एक पंडित जी होते थे और कुछ नहीं, वो एक स्लेट रखते थे और उसी समय कुंडली स्लेट पर बनाते थे। सिर्फ एक आधी बात पूछते थे और बता देते थे कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे। कोई योगों पे चर्चा नहीं होती थी, कोई विपरीत राजयोग नहीं था, कोई नीच भंग राजयोग नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। और बड़े सटीक चीजें बता, बड़े सटीक चीजें बता। उन्होंने एक बार मेरी कुंडली बनाई और बनाते ही कहा, मैंने कहा कि बताओ मैं 10वीं का एग्जाम दे करके आया हूँ, क्या रहेगा। मैंने कहा तू तो यार वैसे ही बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। मुझे नहीं जानते थे वो, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं जानते थे। बोले तू तो वैसे ही इंटेलिजेंट आदमी, तू तो वैसे ही फर्स्ट क्लास पास होगा और तू आगे तक पास हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उन्होंने जो मेरा सिर्फ लगन देख करके और राशि देख करके मुझे इतना बातें बता दी उन्होंने, मैं सरप्राइज कि सिर्फ स्लेट के ऊपर लिखा उन्होंने, और ना नमांशा देखा, ना कोई दशा देखी, कुछ नहीं।
और जब तक मैंने पढ़ाई करी उन्होंने जो जो बातें बताई थी बिल्कुल सटीक गई। मैंने पूछा था उस समय, मुझे आज भी याद है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कहता डॉक्टर नहीं बनेगा तू, डॉक्टर जैसा कोई काम कर सकता है पर डॉक्टर नहीं बनेगा। तो मुझे लगा कि शायद मैं आयुर्वेद की दवाइयों की दुकान खोल लूंगा और मैं दवाइयां बेचा करूंगा। ऐसा उस समय सोचा, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात ही कह रहे होंगे। उस समय तो ज्योतिष तो मेरे जहन में भी नहीं था ना उस तरीके से। तो दिमाग में यही आया कि मैं कहीं पढ़ाई तेरी जो है टेक्निकल शिक्षा होगी। मैंने कहा ये क्या, तो हो सका मुझे लगा फिर बीएससी करूंगा भाई, साइंस पढ़ूंगा और तो क्या टेक्निकल हो। पर आपको बताता हूँ बातें सारी सही गई ओनली D1 चार्ट देख के। और मैं बाद में कई सालों के बाद जब मेरा ज्योतिष में दिलचस्पी हो गई, जब मैं हाथ देखना शुरू कर दिया और फिर मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने एक दो सूत्र बड़े प्यारे बताए। और जो सूत्र मैं आज आपको बता दिया है कि सिंपल, बस ये देखिए राशि क्या है, इसमें बैठा हुआ ग्रह क्या है, ये आया क्यों यहाँ पर, ये करने क्या आया है, ये है इसको कौन सा मकसद पूरा करना है। हमेशा ज्योतिष की फिलॉसफी को समझो। आप इस संसार में आए हो कुछ चीजों का भुगतान करने के लिए। आपके पिछले जन्म के पुण्य आपको इस जन्म में आनंददायक स्थितियां देते हैं, और पिछले जन्मों का खराब हिसाब किताब आपका हिसाब किताब खराब करेगा। ये सिंपल कंसेप्ट है। इस संसार में हर प्राणी आया ही भुगतने के लिए। कोई एंजॉय हम्म। करने के पर्पज से, उसको लगता है मैं एंजॉय करने के पर्पज से हूं, वो अपने आप को मानता जरूर है पर होता नहीं है। इसलिए इस निगाह से देखा करो, ये कुंडली आई है ना, ये भी भुगतान करने आया। बस एक ज्योतिषी को यही तो बताना है कि तेरे को तू भुगतान है किस चीज का। तेरे को संतान से संबंधित भुगतान है कि शरीर का भुगतान है, तेरे को भुगतान करना किसका है। या तेरे को दुश्मन मिलेंगे दोस्त के रूप में जो तेरे को धोखा दे के चले जाएंगे, या तेरे को जीवन के अंदर कोई स्त्री मिलेगी जो तेरे को धोखा दे के जाएगी। और स्त्री के चार्ट में देखो कि तेरे को पुरुष ऐसा क्यों मिलते हैं जो धोखा दे के भाग जाते हैं। जब आप उसके वाई के अंदर जाओगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और वो D1 चार्ट ही आपको इतना कुछ समझा देगा। और वो तो रिसर्च का विषय है फिर डिविजनल चार्ट तो फिर आप करे जाओ। फिर डिविजनल चार्ट बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, सो इजी, सो इजी। पर क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हमें फिर वो डिविजनल चार्ट पे फंस जाते हैं, और बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और कुछ हमारी बुक्स ने भी रही कही कसर पूरी कर रखी है कि उसको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। और वो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के एग्जाम्पल से हर बुक वाले ने लिख करके उसको सेट कर रखा है बस। तो अच्छे तरीके से अब बुक लिखी जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। ये पढ़े लिखे लोग आए हैं तो कुछ तो बढ़िया करके दिखाएंगे ना। और सरलता आ जाए तो इनमें मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी अच्छी बुक लिख सकती है। नई पीढ़ी जो आई है इनमें बड़ा सामर्थ्य है, इनके पास रिसोर्स अवेलेबल है। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, हमें बताने वाले नहीं थे। हमारे टाइम में ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, ऑफलाइन क्लासेस भी कोई नहीं पढ़ाता था। ये देखो, एक दिल्ली में भारतीय विद्या भवन होता था या आईकॉस के जगह जगह सेंटर चलते थे, और वहां पे क्या पढ़ाया जाता है आप जो गए हैं वो खुद समझदार है। फलित में क्या कराया मैं वो बता रहा हूँ, फलित में। और जो आज अभिषेक जी ने क्वेश्चन पूछा है ना, बस ये क्वेश्चन भी उसी वहां की ही बेसिक कंसेप्ट की बदौलत ये क्वेश्चन आया है उनके दिमाग में। अगर बेसिक पॉइंट पे ही अगर हम क्लियर कर दें तो उन्हें समझ, उनको दिक्कत आएगी। हाँ सुनीता शर्मा जी, हाँ वर्मा जी। थैंक यू सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर अभी हमने पिछली 2 क्लासेस देखी, जो कि मैंने अपनी कुंडलियों पे भी चेक करा। एक क्लास थी हमारी पितृ ऋण की, एक क्लास जी हमारी पिछली रही स्वजातीय ऋण और मातृ ऋण की। जी तो कुछ कुंडलियों में ये देखने को मिला। जी और जो परिणाम आपने कहे कि सबसे पहले मैं अपनी ही कुंडली का उदाहरण लेती हूँ मातृ ऋण से, कि 4th हाउस में मेरे
केतु है। जी तो मेरी मदर को जैसा आपने कहा था कि उनके घुटनों में तकलीफ रही और फिर वो सर्जरी हुई, घुटने बदले गए। जी तो ये कंफर्म हुआ। और ऐसे ही मेरी बेटी की चार्ट में अभी मेरे घुटने ठीक है सर, लेकिन मेरी बेटी के चार्ट में भी 4th हाउस में केतु एंड चंद्रमा है। जी। तो उसकी वो नानी हुई। हम्म। तो वहां पे भी ये बात हमारी टैली हुई 110% पे। जी जी अब जी सर मेरा यहाँ पे डाउट हो रहा है, जैसे मैंने अपने चार्ट में देखा 4th हाउस में केतु है और मेरी माँ को ये तकलीफ हुई, तो जी क्या मेरी बेटी के 4th हाउस में वहां पे केतु के साथ साथ चंद्रमा भी है? तो जी। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? मदर एक लाइबिलिटीज बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती अच्छा, मदर एक लाइबिलिटी बनेगी। है। बन सकती है। बन सकती ओके। का मतलब क्या होता है कि कभी जी कभी क्या मजबूरी ऐसे ही होती है। मान लो किसी के एक ही बेटी है या दो बेटियां जी। हैं, बेटा है ही नहीं, या बेटा है भी तो बेटा की ऐसी परिस्थिति है कि वो अपने माँ को अपने पास रखता ही नहीं है, तो ओके। माँ कहाँ जाएगी। मैं ओके। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि तीन बच्चे हैं, कहने को तो बच्चे तीन है और एक बेटा भी है, दो बेटियां, पर माँ उसके पास जाएगी रहने के लिए, अगर खास करके उसके स्पाउस नहीं रहे तो। जी जब ये परिस्थिति ज्यादा बनती है तो जिस जी। बेटी की या बेटे की कुंडली में केतु चौथे में होगा, तो ये समस्या वहां, मतलब ये वहां हम रिएक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, तो वो उस बेटी या उस बेटे के पास जाकर के रहने लगेगी, या उन लोगों को उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ओके। कुछ ना कुछ करने का मतलब, जैसे अक्सर हमारे हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि बेटी का विवाह हुआ, वो तो पराए घर चली गई, अब उसका सम्मान जरूर हमारे घर में हमेशा रहेगा, पर लायबिलिटी कोई नहीं रही। अच्छा। भाई देखो, हम जब बेटी को विदा कर देते हैं तो हमारे घर में चाहे कर्जा आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, हम उसमें बेटी को इन्वॉल्व नहीं करते। जी। अगर हम कर्जदार हो जाते हैं तो हम बेटी को इन्वॉल्व नहीं करते। राइट सर। हम कहते हैं कि भाई बेटी को हमने दूसरे घर में दे दिया है, अब इसकी हमारे घर में कोई लायबिलिटी नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी नहीं कि कर्जा चुकाए हमारा या हमें हेल्प करे। ऐसी कोई लायबिलिटीज हमारा शास्त्र और साथ हमारा समाज ये नहीं नहीं चाहता। पैदा करता लड़की के जी सर। ऊपर। तो लायबिलिटीज तो खत्म कर दी, पर मदर एक लायबिलिटीज का मतलब ये कि मजबूरी ऐसी है कि बेटा रख नहीं रहा और माँ को रखनी पड़ रही है, जी 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 जी। बेटी को उसको रखना पड़ रहा है। तो बेशक वो उसके घर में ना रहे, पड़ोस में रहेगा, व्यवस्था तो करके आप देनी होगी। व्यवस्था करके देनी पड़ेगी। हर दूसरे तीसरे दिन जाना पड़ेगा वहां पर, उनको जी जी देखना पड़ेगा। अगर नौकर भी रख दिया है तो भी आपको देख रेख तो करनी पड़ेगी। आपको ये भी देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम पे कि नौकर काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं जी वो जी बेचारे बुरी हालात में तो नहीं जी जी जी। है। तो सर इसलिए ये सर, दोष माँ को अगर अच्छा नहीं एस्ट्रोलॉजर माना है। जाता। इस दोष को इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है। जी जी। और इसके बड़े डीप रूट्स कई भयंकर वाले भी होते हैं जो अक्सर हम क्लास में नहीं डिस्कस करते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि स्टूडेंट कहीं कह रहे मेरे में डिप्रेस आ नहीं गया होगा। और वो डर गया और वो बेचारा एग्जैक्टली राइट परेशान सर। हो रहा है, और फिर एग्जैक्टली राइट। मैं पहले ही ये योग टेंशन का है और ऊपर से बंदे को और टेंशन हो जाए, तो ये तो हमें भी देखना पड़ता सर इस चीज के अंदर, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में या स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ा सा है। रुझान रखती हूँ, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट आएगा इस लाइफ पे, मेरी लाइफ में? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में रुझान रखने का कारमास कर्मास से क्या लेना देना। अच्छा 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 अच्छा। स्पिरिचुअलिटी आपकी अपनी जर्नी को स्मूथ करने के लिए है। ओके अगर ओके। कोई गीता पढ़ रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए पढ़ रहा है, क्योंकि राइट। गीता में लिखा है कि भाई जो है ये मृत्यु तो आएगी आएगी, पता तो सबको है। पर वहां पे ये सुनते हैं, करिए तो साक्षात भगवान कह रहे हैं, पर भगवान यहाँ पर डरा नहीं रहे हैं। बता रहे हैं। गीता क्यों फेमस है, गीता फेमस क्यों है? क्या ये केवल एक ही चीज में लिखा है क्या? गीता में लिखा क्या? हर शास्त्र कहता है मृत्यु तो 100% होनी होनी है, पर वहां पे भगवान ने चीज को ट्विस्ट कर दिया। कहा देखो मृत्यु तो होगी, पर तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा।
अब इस अनुभूति से ही आदमी प्रसन्न होता है, अच्छा मैं तो नहीं मरने वाला, ये तो शरीर है ना, यही जाएगा, अपना स्वार्थ। तो ये नाइस। महास्वार्थी होता है, सो इंसान महास्वार्थी होता है, तो बड़ा खुश हो जाता है। तो गीता सुन करके कह रहे दे, 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 अपन तो फिर आएंगे, हैं, ये तो अपने कपड़े बदले हैं, है ना, जैसे आदमी वस्त्र धारण कर लेता है नया और एकदम धोलपोश हो जाता है, तो चिंता ना करो, तुम्हें नया शरीर मिलेगा, तो तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। भगवान क्या कहते हैं, तुम अपने कर्म पे ध्यान दो। उनका कहने का मतलब है वो अपने शिष्य को समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि ना तो खुद की मृत्यु से डरो और ना जिनको मारने वाले हैं उनकी मृत्यु से डरो, इन सबको नया शरीर मिलेगा। क्योंकि उसको तो ये था ना कि मैं क्यों मारूं, केवल जमीन के लिए, जायदाद के लिए, और इनको मैं समाप्त कर दूंगा, क्यों समाप्त कर दूंगा। उसकी बेचारे की वाई क्लियर नहीं हो रही थी, भगवान ने उनकी वाई क्लियर कर दी। राइट तो सर। हमें गीता बड़ी अच्छी लगती है, बाकी हमारे जो उपनिषद है वो ये बात नहीं कर रहे, वो मृत्यु की तो सारे बात कर रहे हैं। पर अगले की कपड़े बदल लोगे जस्ट लाइक, है, सहजता नहीं ला रहे सर, सहजता नहीं ला रहे। सहजता नहीं, तो सरलता से बता दिए कोई बात नहीं। आत्मा जब तक इस शरीर में वास करेगी, जब तक ये शरीर उस आत्मा के रहने लायक घर बना रहेगा। जब भी आत्मा ये देखती है कि ये शरीर गल गया है, सड़ गया है, वृद्ध हो गया है और अब समय आ गया है इसको छोड़ देने छोड़ का, दीजिए। तो उससे मुक्त हो जाती है। यही तो गीता कह रही है, जी सर। जी और सर, हमें बहुत बड़ा अच्छा सुंदर। लगता है। सर अभी भी और बहुत वही अच्छा लगा सुनकर, सहजता आई, सरलता आई। आई बात समझ में। और सही। ऐसे ही हमारे यहाँ एक और पुराण है हमारे, जो अक्सर मृत्यु के समय में पढ़ा जाता है, जी। मृत्यु के उपरांत पढ़ाया जाता है, जिसमें गरुड़ पुराण। नरक का विवरण है और हमारे कर्मास का विवरण है, किस तरह के कर्म करने पर क्या किस तरह का नरक प्राप्त गति होता है। मिलती है। राइट सर। अब उसको कितने लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते भी नहीं है। जैसे ही वह कहते हैं कि पकोड़े तले जाएंगे, हैं, कढ़ाई के अंदर उल्टा लटकाया जाएगा, बंदा उठ के भाग लेता है, कहते हैं अबे ये क्या चीज है, हैं, ये सारे कर्म तो मैंने कर रखे हैं उल्टे सीधे, हैं, तो ये पकोड़े तले जाएंगे कढ़ाई के अंदर, तो बंदा भाग लेता है उठ करके, और गरुड़ पुराण को नहीं पढ़ता है। नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण क्या बता रहा है, एक मात्र ये ही हमारा एक वो है, शास्त्र है हमारे पास, जो मृत्यु के बाद क्या होता है जो ये बताता है। मृत्यु के उपरांत बताने वाला और कौन सा ग्रंथ है हमारे पास, है ही नहीं, गरुड़ पुराण है। और गरुड़ पुराण कोई सुनता नहीं है, क्योंकि सुनने के बाद टेंशन हो जाती है, और टेंशन ये नहीं कि पूरा सुनने के बाद हो जाती है, वहां तो आधे घंटे में पहले टेंशन शुरू, लाइन में ही हो जाती है सर। राइट है सर। ना, क्योंकि वहां इतने तरह तरह के नरकों की व्याख्या है, वो एक एक नरक निकालने ही महाभारत हो जाता है। अब मेरा ये मानना है कि हो सकता है ये इंसान को प्रेरणा देने के लिए हो कि आपको बुरे कर्म नहीं करने। बच्चे। राइट सर। बुरे, गरुड़ पुराण इसीलिए बताया जा रहा है कि इंसान इस जन्म में सही कर्म करे, और जब मैक्सिमम लोग सही कर्म करेंगे, जब तो व्यवस्था चल पाएगी। अगर व्यवस्था में ये हो जाएगा जो ये सबसे बड़ा डाकू, ये सबसे बड़ा हीरो, तो यहाँ तो डाकुओं में कंपटीशन हो जाएगा। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना रंग रूप बदलने में सबसे ज्यादा विख्यात है। गिरगिट तो खामखा ही बदनाम है, वो तुरंत सिचुएशन के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेता है, मायावी है ना इंसान, यस मायावी यस बहुत यस होता है। यस। मायावी को किसे कहते हैं, मायावी जो अपने स्थिति के अनुसार अपने स्वरूप को बदल ले, है ना। अब जहां पर लड़ाइयां ज्यादा होती हैं वहां के आदमी से आप बात करो, छोटी मोटी लड़ाई लड़ने में तो वहां का मंगल कमजोर वाला आदमी भी लड़ मरेगा। आप कहोगे अरे इसका मंगल तो नीच का है, पर ये तो अभी लड़ मरा, है ना। अब भाई सर। वो पैदा ही वो ऐसी स्थिति में हुआ है जहां पर बिना लड़े सर्वाइवल है ही नहीं। अगर उसने हथियार नहीं उठाया तो सामने वाला मार डालेगा। वो इस फिलॉसफी के साथ आया है आपके बीच में, तो वो अब कहाँ सर इस डरने वाला है। अब सर इसमें एक दिक्कत ही समझूं या क्या समझूं, कि आने वाले समय में जस्ट 6 जून से मेरी बेटी को उसी चंद्रमा का एडी लग रहा है। तो हम्म,
इसमें दो स्थितियां जो मेरे को समझ में आई है कि बन देखो, सकती है। मैं बीच में ही रोक रहा हूँ सुनीता जी। जी। एक्चुअली मैं पर्सनल चार्ट पे मैं क्लास में ओके सर। डिस्कस नहीं करता, ठीक 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 ठीक, क्योंकि डन। मैं फिर इतना सोचना पड़ता है बोलते समय कि डन क्या, सर, डन। है ना। डन तो मुझे डन। लगेगा यार कोई बात बच्ची के बारे में गलत ना जाए, आप लोगों के बारे में गलत ना राइट जाए। सर, समझ गई सर हाँ, आपकी बात। और कभी वैसे कभी सर एक आपकी दूसरे भी क्लास चला में जाए। से बहुत सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट होती हैं, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कही। अब जैसे एक स्वजातीय ऋण के ऊपर हमने बात करी थी, तो आपने एक उसमें लिखवाया था, ये ऋण हमारे लिए तभी एक्टिव होते हैं जब इनका दशा या टाइम पीरियड हमारे पास आता है। तो जी जी अभी मेरे ही बेटे की कुंडली के अंदर है, 5th हाउस में राहु बैठा हुआ स्वजातीय ऋण बना रहा है। जी अब उसको मैंने देखा ये कब एक्टिव हुआ। एग्जैक्टली राइट सर, जब सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई, जी उसकी जी जी पढ़ाई में ब्रेक आ गया। जी जी। तो मतलब ये सूत्र शायद सर आप सूत्र दे रहे हैं, हमको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, तो बहुत स्पष्टीकरण मिल रहा है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा ओके, सूत्र करेक्ट। चल रहे हैं सर, आनंदित आ रहा है। देखो, मैंने लाल किताब को भी आसान बनाने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि डेफिनेटली सर, जब हमें समझ में आ रही बहुत है, मैं सा बिल्कुल नहीं जानती नहीं थी इसके नहीं, एक बारे और में। चक्कर है। नहीं, अगर अब उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, ओके। बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, क्योंकि जो लोग लकीर के फकीर बनकर के लाल किताब को पढ़ा रहे हैं, जब उनके स्टूडेंट उनका वीडियो हमारे पास भेजते थे, तो हमारा भी भेजते होंगे, भेजते हैं ना। तो वो कहते हैं, अरे ये कैसी लाल किताब है, ये ऐसा कैसे, कौन सा श्लोक लिखा हुआ है, ये कौन सा नहीं लिखा हुआ है, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास। पर वो भूल गए कि कोई भी ज्ञान हो, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है रहस्य को जान जाना। सब जाति ऋण लिखा हुआ है, और वो क्यों बनता है वो भी लिखा हुआ स्पष्ट है। पर अब ये नहीं लिखा कि ये इस दशा में एक्टिवेट होगा कि नहीं, ये वास्तव में नहीं लिखा हुआ। और वो कहते हैं कि ये तो अपनी मर्जी से बना देता है बंदा। अब ऐसा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है ना। और इससे नहीं क्या सर, होता है, मैंने टैली करा है और तो। उससे उससे फायदा क्या होता है, इससे स्टूडेंट को बड़ा फायदा, राइट सर। उससे स्टूडेंट को क्लैरिटी मिलती। स्टूडेंट मेरे पास ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट भी आते हैं जिन्होंने वो बिल्कुल पोएट्री रट ली है लाल किताब, उसको डिकोड करने में भी वो 40 से 60% वो कामयाब हो जाते हैं। पर जब वो कहते हैं प्रेडिक्शन की बात आती है या चीज को समझने की बात आती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्लियरिटी से समझ ही नहीं पाते चीजों को। क्योंकि जो उसके अपोजिट साइड वाली चीज है, जो उसको कि ठीक कर सकती है उस दोष को, उन्होंने उसके बारे में एंटीडोट पढ़ा नहीं, ओ। नहीं पढ़ा, तो फंस जाते हैं बुरी तरीके से। और जब सामने वाला कहता है ऐसा तो मेरे साथ नहीं है, फिर वो फंस जाते हैं। नहीं सर, ये मेरे को तो क्लियर हो रहा है, और बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। और सबसे मजे की बात है कि मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, तो ये भाषा पकड़ पा रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जी जी। मैंने ये सर टैली करा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। हाँ, अभिलाषा जी। सर मेरा क्वेश्चन था D10 चार्ट पे। सर आई वाज स्टडिंग D10 चार्ट्स। सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हु हैव रियली डन वेरी वेल, बहुत अच्छा उनका चल रहा है बिजनेस एंड ऑल। सर बट उनका D10 जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा है D10 चार्ट में। तो हम जी थोड़ा 3 चार्ट्स में ऐसा मिला मेरे को, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि 12th हाउस में हम अगर उनको बोल दे कि आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ये है, बट उन लोग बिलियंस में कमा रहे हैं, तो हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगा मेरे को ये चीज, नहीं इसलिए। नहीं नहीं। कभी भी एक फार्मूला एक ही हम्म। लेवल पे काम कभी नहीं करता। हम्म। आपने ज्योतिष में चीजों को देखने के लिए स्टेप्स बनाने होते, मैंने अभी भी यही कहा कि हम्म। स्टेप्स। हम्म। तो बस वही स्टेप सबसे समझना बड़ी था कि चीज क्या क्या है। है कि पहली चीज सक्सेस की होती है एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। हम्म। आप अपने काम को क्या समझते हैं, कैसे देखते, कैसे उसको। एक आदमी अगर अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही डाउटफुल है खुद ही, वो कभी भी सक्सेसफुल बिजनेस नहीं डेवलप कर पाएगा। हम्म। एक आदमी खुद कन्विक्शन के साथ अगर वो बोलता है, और कन्विक्शन कब आता है, जब कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस कब आता है,
जब वो उसके अंदर वो सच्चाई देखता है। हम्म, अगर मान लो मेरे पास ये पेन है और ये पेन को मैंने देखा है कि मैं जब भी लिखूं मेरे 6 महीने तक खराब नहीं होगा या 1 साल तक खराब नहीं होगा, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस है। कन्विक्शन के साथ जब ऑलवेज ये रिपीटिशन होता रहे, तो मैं जब आपके हमेशा ये बोलूं कि जब आप देखो मैंने भी अपनाया है, 1 साल तक तो मेरी गारंटी है ये खराब नहीं। हम्म, आप दिमाग में सोचेंगे कि 9 महीने में तो चलो कोई बात नहीं, 9 महीने तो चलेगा, पंडित जी 1 साल कह रहे हैं 9 महीने तो चलेगा। सामने वाला उसको परचेज करता है माइंडसेट से। जब हम बिलीनियर की कुंडलियां देखते हैं तो अक्सर हमें बहुत सी चीजों को देखना होता है। D1 चार्ट में क्या लक्ष्मी योग बन रहा है, मैंने कल भी बताया था। हाँ सब बन रहा कुछ है। चीजें कुछ चीजें आपको ओवरराइड तो करती वो बन रहा है, 5th 9th लॉ, हाँ सब वो हैं। सब मैं बन तो रहा है उसके। अभिलाषा जी आपके प्रश्न पूछते ही समझ गया ना समस्या कहाँ है। मैं वही हाँ, बता रहा हूँ कि वो बहुत सी चीजों को ओवरराइड कर देता अच्छा, ओके। है। राजयोग, लक्ष्मी योग, ये हम्म, ऐसे योग होते हैं जो सिचुएशन को ओवरराइड कर जाते ओ फिर हैं। 12th ग्रह में है हो, 6th में हो, कोई, वो कोई ओके ओके। मायने नहीं रखता। अच्छा अच्छा, राइट राइट अब सर। इसको ऐसे बोलेंगे कि जिसका 12th के अंदर है वो उसका माइंड एक्सपेंड करने का बहुत खर्चा हम्म करेगा ना वो। अब तो वो एक्सपैंडेड माइंड वैसा ही है उनका, सिर्फ मैं और बड़ा और बड़ा और जमीन ले यस और यस, बना। हाँ एग्जैक्टली, एक्सपैंड का है। हाँ हाँ, राइट सर। इसीलिए सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है कुंडली में कि हम्म हम बंदे के नेचर से शुरुआत करें कि बंदे हम्म का माइंडसेट क्या है, उसका नेचर क्या है। अब बंदा लव, अपने नेचर के अनुसार, अपने माइंडसेट के अनुसार ही अपने धंधे को आगे लेके जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो वो लग्न देखे, सबसे पहले तो लग्न देखे कि, और उसके बाद 7th देखें सर, सबसे क्योंकि तो पहले उसके D1 चार्ट का प्रॉमिस देखें। ठीक है। अगर लक्ष्मी योग डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब माँ लक्ष्मी की तो कृपा है ही उसके ऊपर। उसको आप हम्म गरीब कैसे बना दोगे? जब हम्म चला हम्म जाए 12 में, चाहे चला जाए 8 में, उससे क्या मायने रखता? ओके, ऑल राइट सर, वही कंफ्यूजन हो क्या रहा है। मायने नहीं हाँ, रखता। अब आपने तो सिर्फ ये देखना है कि D10 चार्ट का भी लगन का लॉर्ड क्या है। तो वो D10 भी। चार्ट का लगन का लॉर्ड का मतलब है कि उसका माइंडसेट क्या है अपने काम को लेकर। हम्म अगर वो कहता है काम तो मेरा ऊपर ही जाना चाहिए भैया। हम्म मैंने अभी कल बताया आपको 2 6 10 का कंसेप्ट बताया। हम्म ये मनी पावर को दिखाते हैं। हम्म यानी अगर कोई वहां जाएगा तो व्यक्ति कहेगा पैसा तो होना पैसा ही ही चाहिए। चाहिए। हम्म। और उससे पूछो कितना पैसा, वो कहता है ये देखो कि हमारे शहर का अमीर आदमी कौन है, उसके पास कितना पैसा है। अब उसकी सोच यहाँ से शुरुआत। बोला जी हम्म हमारे जो शहर में बंदा रहता है वो 100 करोड़ का है। बोला तो फिर 150 200 करोड़ तो कम से कम होना चाहिए। जिस दिन उसको 200 करोड़ का बंदा मिल जाएगा उस दिन कहेगा 300 करोड़ होना चाहिए। और ठीक उसकी है। जर्नी एंडलेस हो जाए, मीन्स उसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब एक आदमी ऐसा भी है जो अपनी नौकरी में देखता है कि अपना इमीडिएट बॉस कितना कमाता है। बोला मुझे 30 मिलता है, मैं इमीडिएट बॉस बन जाऊं, ये मेरा टारगेट है। बेटा वो कहेगा जी इसको कितना, बोले इसको 45,000 रुपये मिलता है, पता है तुझे बावले 45,000 रुपये लेता है, मुझे तो 30 ही है। 15 अगर मुझे और मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। करेक्ट। अब ये भी तो माइंडसेट ही है। ये गलत नहीं है, मैं गलत या ठीक का निर्णय नहीं कर रहा। तो समझ रहे मैं हैं, D12 चार्ट, सॉरी D10 चार्ट की बात कर रहा हूँ। हम्म लगन का लॉर्ड ये डिसाइड करेगा। हम्म अगर उसका काम त्रिकोण में चला गया, 3 7 11 में चला गया, वो कहेगा यार तू बेशक नौकरी कर रहा पर धंधा तो तुझे बनाना ही पड़ेगा। हम्म ये था बिजनेस का मतलब। ये नहीं कि वो करेगा, उसका माइंडसेट कैसा है। अरे यार ऐसे थोड़ी काम चलता, नौकरी में कब तक करूं, धंधा बना। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो नौकरी करते हैं पर वो सोचते हमेशा धंधे में कि साहब नौकरी तो कर रहे हैं पर करना तो धंधा है। आप तो मुझे ये बता दो करेंगे ना करें और कब करें। इसका मतलब उनके दिमाग में चल रहा है। ये D10 चार्ट बताएगा। सब समझ गए। अगर वही 4 8 12 में चला गया तो सेटिस्फाइड बंदा कहेगा आगे दुकान पीछे मकान, अपने करना क्या इतना पैसा करके। के लिए जाना तो छोड़ के ही है ना। बच्चे मौज करेंगे, इससे बेटर है हम ही मौज कर ले। उसकी सोच बदल गई अब।
एक्सपेंशन वाली बात बची ही नहीं। हम्म। आपके D1 चार्ट का 10th का लॉर्ड अगर D10 में जो बता रहा है वो बता रहा है सक्सेस कितनी मिलेगी, अच्छा। कहाँ पे जाके मिलेगी, विदेश में जाके मिलेगी, अपने हम्म। देश में मिलेगी, अपने जन्म स्थान पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग। अगर वो चला गया 12th हाउस में, कि भाई बंदा का पैदा कहीं हुआ हो पर उस जगह पे जहाँ पैदा हुआ वहां पे मत, तेरे को सफलता नहीं मिलेगी, तो वहां तेरे नहीं को मिल रहा, बाहर ही मिल रहा। बाहर ही मिल रहा है। दैट्स इट। ठीक है सर। है ना अभिलाषा जी? हाँ तो सर, मुझे थैंक यू। मुझे फलित का मास्टर ऐसे ही नहीं कहते। हाँ सर, एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट। मैं तो थैंक यू आपके सो मच क्वेश्चन सर। देख के ही समझ गया ये रूट कॉज कहाँ पर है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ श्रवण जी बताइए। प्रणाम गुरु जी, मेरे सवाल का उत्तर तो मिल गया, लेकिन जैसे शुक्र जो त्रिकोण में बैठे हुए हैं और वो वर्गोत्तम है और वापिस D9 में वर्गोत्तम हो जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन वो अस्त है, तो उसका इफेक्ट कितना हो सकता है? पहली बात तो आपने कहा कि शुक्र ग्रह त्रिकोण में बैठा है, हाँ फिर कहा आपने वो त्रिकोण में तो बैठा ही है, वो वर्गोत्तम भी है, हाँ और फिर कहा कि वो शुक्र अस्त है। हाँ, अस्त भी है। हर चीज लागू है। ज्योतिष में कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि जिसको साइड कर दिया। अस्त के परिणाम भी मिलेंगे, वर्गोत्तम के परिणाम भी मिलेंगे, और त्रिकोण में होने के परिणाम भी मिलेंगे। समझ गए बात को? समझ में आ गया गुरु जी। हाँ बस बस ये हमें थोड़ा समझना होगा कौन जी सा ऐसा परिणाम है जो पूरी लाइफ लॉन्ग मिलेगा, कौन सा ऐसा परिणाम है जो दशा आने पर मिलेगा। वो अगर हमें क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गुरु जी, अब मिल गया। ठीक है। हाँ अनंत कुमार जी आप बताओ। हाँ धीरेन्द्र जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी ये पूछना था, जैसे वृष राशि में लग्न में हम्म, शनि जो होता है वो नवम और दसम का लॉर्ड होता है, तो बिल्कुल। वो बाधक स्थान भी हो जाता है, और यदि केंद्र में बैठ जाए तो हाँ लक्ष्मी योग ही बनाता है। जी 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 जी। आपने ये हाँ समझना है कि ये महायोगा कारीगर है। हाँ, आप महायोगाकारी इसको है। ऐसे याद करो कि ये महायोगा कारीगर है। और अब इसको जी। जो है भूल जाओ, मारक और बाधक भूल जाओ, बस महायोगाकारी याद रखो। अच्छा, क्योंकि नवांश में भी उसका बहुत मजबूत है, नवांश में भी सेकंड हाउस में जा करके उच्च का है, और उसका लॉर्ड शुक्र वो भी केंद्र में बैठा है, और उसको उसका लॉर्ड भी गुरु उसको देख रहा है। इस हिसाब नहीं से नहीं। शनि तो बहुत पावरफुल हुआ। लेकिन हाँ मैंने शनि वही बाधक के कारण हम जानना चाहते थे सर, कि नहीं मैंने नहीं अपने नहीं, कहा था। मजबूत ही है। आप जी चिंता जी। ना करो, है ना? अगर जी नवमांश में वो उच्च का है तो डेफिनेटली वो मजबूत। जी। हाँ, और उसका लॉर्ड भी शुक्र जो है वो भी उच्च का है, तो हाँ इसलिए और तो नहीं, बहुत इस मजबूत। हिसाब से हमने कहा। लेकिन चूंकि बाधक स्थान हो जाता है नाइन्थ हाउस, तो इसलिए हमने कहा एक चीज जरा आपसे क्लियर कर लें नहीं नहीं, हम। वो दोष हट जाता है फिर, है ना? जी, वही 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 था, क्योंकि उसको वाणी दोष तो है, लेकिन मैंने अब ये है कि इसके बाद शनि को उसको महादशा आनी है, तो हमने कहा भाई इसमें तो बहुत कुछ होगा, बहुत नहीं नहीं, अच्छा होगा। वाणी दोष के पीछे आप सेकंड हाउस को और मरकरी को, इन दो चीजों में रीजन। नहीं, वो है सर, वो उसके साथ प्रॉब्लम है। वो हाँ उसका मरकरी पीड़ित है, और जी 10th जी। में भी आपने से कल चर्चा हुई थी, तो आपने बताया कि यहाँ चंद्रमा उच्च का और उसके साथ बुध है, तो वो तो बुध माने मरकरी के कारण उसको ये है। लेकिन ये चीज हमने कहा कि ये हम क्लास में पूछ लेंगे कि बाधक स्थान का वो प्रभाव ज्यादा रहेगा, या लक्ष्मी योग जो बना रहा है उसका प्रभाव नहीं ज्यादा रहेगा, था नहीं, आपने आप पहले भी कहा। पॉजिटिव चीज पकड़ो, आप लक्ष्मी जी को पकड़ जी लो जी है। जी। जी, हाँ धन्यवाद। संधू। नाम गुरु जी। प्रणाम। कैसे हो सर आप? सर ठीक। वक्री ग्रह का पूछना था कुछ। हाँ वक्री ग्रह का क्या क्वेश्चन?
सर एक D1 होता है, एक ट्रांजिस्ट होता है। कुछ बोलते हैं कि ट्रांजिस्ट में जैसे शनि फर्स्ट हाउस में है। ओके, मैं D1 की भी बात कर रहा हूँ, ट्रांजिस्ट भी। सपोज कर लीजिए कि वो शनि फर्स्ट हाउस में है, उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो D1 में कहाँ जाएगी और अपना ट्रांजिस्ट में कहाँ जाएगी, बस इतना समझा दो मुझे आप। इसका मतलब अभी आपका बेसिक क्लियर नहीं है संदू। नहीं नहीं सर, मैंने आपकी वीडियो देख रहा हूँ जो अरे रिकॉर्डिंग अरे है वो वीडियो। मैं प्रश्न देख, अभी शायद हाँ। आप पहली बार आए हो। मैं नहीं स्टूडेंट के प्रश्न को सुनकर के ही अंदाजा लग जाता है कि अभी बेसिक क्लियर नहीं है। जब आपने पूछा कि ट्रांजिट में वो क्या होगा और वो वहां क्या होगा, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। दृष्टि का क्वेश्चन है ना, तो हाँ जी, हाँ दृष्टि जी, का तो मेरे भाई दृष्टि तो उस शनि ग्रह की वो ही रहेंगी, बिल्कुल। है ना। और हाँ वो तो है, हाँ, वक्री ग्रह का क्या क्वेश्चन है वो बताओ। नहीं वक्री, वही मैं वक्री ग्रह का ही पूछ रहा हूँ। जैसे वक्री ग्रह है शनि, ठीक हाँ है, वो ट्रांजिस्ट में भी सपोज आज की वो फर्स्ट हाउस में है शनि, ठीक है, ठीक उसकी है। तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी, 11 हाउस में जाएगी कि थर्ड हाउस में जाएगी? और D1 में भी वो तो थर्ड हाउस में, वो बकरी का मैं वो कोई वाला बात पूछ नहीं। रहा हूँ, कंसेप्ट वो क्लियर कर दीजिए, संधू वो बहुत संधू ज्यादा दोबारा से हमारे वीडियोस देखेगा, है ना, कि हाँ जी। दूसरे। हाँ वो 11 में कैसे पहुंच जाएगी मेरे भाई, वो तीसरे में ही पहुंचेगी, है 11 में नहीं पहुंच। ट्रांजिस्ट में भी वो हाँ तीसरे में भी मेरे भाई, पहुंचेगी। हाँ ट्रांजिट में भी वो वही ठीक है पहुंचेगी, सर, चिंता ठीक है ना सर, करो, वो दाएं बाएं नहीं होती रहती, वो ठीक है बड़े सर। डिसिप्लिन्ड होते हैं। थैंक हाँ, यू सर। नहीं तो ये हमें फंसा देंगे अगर कभी दाएं करेंगे और कभी बाएं करेंगे तो। हाँ वही हमें मैं पूछ रहा हूँ, कंफ्यूज हमें कर फोन देते हैं। हमें फोन करके करके के पूछना पड़ेगा जी, अब दाएं देखोगे कि नाना बाएं जी भी पढ़ देखोगे। रहे हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, नाना जी भी पढ़ हाँ कोई बात नहीं, अभी रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर करो, शुरुआत से सीख। हाँ संध्या जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम मैंने प्रणाम। एक प्रश्न पूछना था कि जी। जब लग्नेश होकर कोई ग्रह उच्च उच्च का है, उच्च हाँ होकर बैठ गया है और सूर्य के साथ बैठ गया, और तो फिर वो अस्त भी हो गया, नहीं अस्त भी है वो, ये तो तो आप वो बताओगे कैसा अस्त प्रभाव हुआ कि देगा? नहीं हुआ। अस्त है, अस्त हो गया, ये हम D1 अस्त है। की बात कर रहे हो आप। जी। ठीक है, तो प्रश्न क्या है। वो कैसा प्रभाव है, वो कैसा हैं? प्रभाव देगा, उसको कैसे समझे हम कि वो जब अस्त मतलब अस्त लग्नेश है, हाँ, उच्च नहीं का नहीं, है और अस्त भी है, सूर्य अस्त के साथ हो बैठ। अस्त होना सारे किए ग्रह का खराब कर देता है। हाँ कोई लग, उसका कोई अस्त इफेक्ट हो नहीं होगा। अस्त होने क्यों नहीं होगा इफेक्ट, मैं कह रहा हूं उच्च के ग्रह के प्रभाव को खराब कर देता है, वो उच्च का परिणाम नहीं दिखाएगा। ठीक है। मैंने कहीं ये सुना था कि सूर्य जो है, सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो सूर्य में अपने गुण डाल देता है, सूर्य अच्छा, उसके गुण ले लेता है। हाँ तो फिर तो ये सूर्य कहाँ काम तक ठीक है? करेगा, जो ग्रह उच्च का है वो उसने तो अपने गुण डाल दिए सूर्य में, तो उसका बचा रहेगा, हाँ, खुद का तो नहीं बचा ना कुछ। तो वो सूर्य ही इफेक्टिव रहेगा, मतलब आप बताएं, ये मैं आपसे पूछना चाहती मैंने क्या कहा, हूँ कि आपका क्या होगा। प्रश्न, अपने प्रश्न पे ध्यान दो संध्या जी। आपने कहा है कि जो ग्रह उच्च का है, बोलो मत, मुझे तो समझ में आ गई एक बार में। जो हम्म, ग्रह मेरा उच्च का है वो सूरज के साथ बैठ गया है और वो अस्त हो गया है, हम्म, तो मैंने कहा हम्म, कि जो ग्रह उच्च हुआ है उसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो जी। आपको लाभ नहीं हुआ ना लग्नेश के उच्च का होने का, ये मैं कह रहा जी, हूं। अब वो किसके धन्यवाद। कौन किसको क्या करता है वो एक अलग। अलग है, ठीक। हाँ जितेंद्र कुमार जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके लेक्चर सुन के जो है ना एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। मतलब लगता है कि मैं पूछूं ही नहीं, मतलब इतना अच्छा लगता है कि आपके जवाब सुन सुन करके। सर मेरा केवल एक क्वेश्चन था कि जैसे मरकरी सेकंड हाउस में, कोई जी। भी D1 में सेकंड हाउस में यदि सूर्य के साथ बैठे हम्म और चंद्रमा के साथ बैठे हम्म और शनि के साथ बैठे, हम्म तो सर उसका इम्पैक्ट कैसे कैसे आएगा? नहीं, ये तो चार ग्रहों का विश्लेषण है, ये तो बिल्कुल ही जितेंद्र जी डिफरेंट चीज है, उसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी हमें। आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या बना, मतलब अगर आप कहें चार ग्रहों का विश्लेषण करना है तो ये तो बड़ा। नहीं नहीं सर,
दो दो का सन। नहीं, दो का नहीं होगा, होगा तो एक साथ ही होगा, मैं वही समझना पड़ेगा, तो उसके लिए तो पूरा टाइम लगेगा। सर वो अलग अलग कुंडलियों में सन मरकरी के साथ बैठा नहीं, है अच्छा कहीं। आप ऐसे पूछ रहे हैं, मुझे लगा एक साथ ही 4 ग्रह नहीं नहीं एक सर, किसी एक में। साथ नहीं, सन मरकरी के साथ अगर बैठा सूर्य, है। हाँ पहली बात तो जब भी सूर्य बुध एक साथ होते हैं जितेंद्र जी, तो ये तो अच्छा है, ये तो बढ़िया है, इसमें खराबी नहीं होगी, है ना। और खास करके अगर बुध अस्त भी हो तो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो फिर परंतु स्पीच पे अगर, कोई प्रॉब्लम रहेगा सर? है जी, स्पीच पे? स्पीच के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड क्या कर, वो मरकरी ही है। मैं सेकंड हाउस का लॉर्ड ना, मतलब लगन कौन सा है। लगन सिंह लगन सर। हाँ, तो सिंह लगन है और बुध एग्जॉल्टेड है और वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। जी 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 जी। हाँ, तो वो स्पीच के ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, कि बशर्ते बुध अगर नवमांश में गड़बड़ा गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके सर, ठीक है सर। हाँ सिद्धार्थ जी, और मून के साथ सर? मून के साथ भी कोई खास अच्छा नहीं होता बुध का संबंध। सिंह लगन में ही बुध के साथ भी अच्छा, बुध के साथ हाँ अच्छा नहीं। हाँ सिद्धार्थ नैयर जी, थैंक यू सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। जी, मेरा एक प्रश्न था। लाल किताब में हम लोग ने सीखा है तो हिसाब से ग्रह जब स्वग्रही हो जाता है तो क्या उसकी पावर में कुछ फर्क आता है, या वो अपने नेगेटिव परिणाम भी आपके आवाज कट गई थी दे सकता सिद्धार्थ है जी, आपने स्वग्रही बताया होने के लाल बाद भी? किताब के अनुसार जैसे पूछ रहे हो बुध आप। ये, जी सर, जी सर, मैं दोबारा से बोलता हूँ। हाँ मेरा प्रश्न है सर कि जैसे लाल किताब के अनुसार मैं जानना चाहता था कि जब ग्रह स्वग्रही हो जाए, मतलब अपने ठीक ही है। भाव में आ जाए, जिसके हम्म, जिसमें ओनरशिप उसकी अपनी है, जी जी जैसे, जी तो जी। क्या उसमें उसके अपने प्रभाव में मतलब तेजी आ जाती है या कमी आ जाती है? हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा क्योंकि हो जैसे जाता है, मान लीजिए प्रभाव बढ़ बुध जाता है। तीसरे में आ गया। हाँ, प्रभाव बढ़ जाता है सिद्धार्थ जी, अगर बुध लेकिन सर तीसरे ऐसा में माना आएगा तो जाता है फिर प्रभाव बढ़ कि, जाएगा। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि तीसरे का बुध अच्छा नहीं माना जाता है लाल किताब के अनुसार ही, तो वो समझ नहीं आया, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नहीं, ये मैंने तो नहीं पढ़ाया होगा कि तीसरे का बुध अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, आपने नहीं पढ़ाया सर, नहीं नहीं, हाँ आपने नहीं नहीं, फिर पढ़ाया। औरों की जिम्मेवारी मैं नहीं लेता। तीसरे के बुध वाले लोग, नहीं नहीं, तीसरे के आपने बुध नहीं। वाले बड़े अच्छे सेल्स कर सकते हैं, बड़ी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, फाइनेंस को लेकर के बड़ा दिमाग लगा सकते हैं, बड़ा ही हिम्मती लोग होते हैं इस मामले में, पैसे को कमाने के मामले में। पैसे का हर तरह का रिस्क ले जाएंगे, मतलब कि निकालने में पैसा दूसरों के यहाँ से, तो बड़े जी। अच्छे माने जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्यों मना किया गया के पीछे रीजन है, तीसरा भाव है। बुध की जमीन है और मंगल का मकान है। जी तीसरा भाव बुध की जमीन है और मंगल का मकान है, और मंगल जी की जी उसके साथ सेटिंग नहीं पड़ती है, तो जी। इसलिए कभी कभी कह दिया जाता है, पर मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ जिनका तीसरे में बुध है, बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं और बहुत बढ़िया सेल्स करते हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं, और धारा प्रवाह बोलते हैं और मुझसे बेटर बोलते हैं, तो मुझे तो कहीं कमी नजर आई नहीं। ठीक है, और उनकी याददाश्त भी बहुत तेज है, और मुझे तो बुद्ध में कहीं कमी नजर आई नहीं। ठीक है सर। दूसरा सर, मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे महायोग होते हैं, कि लक्ष्मी लोग आपने बताया कि वो विदेश के अंदर जो योग होते हैं, तो क्या लाल किताब में भी ऐसे महायोग आते हैं या योग बनते हैं जिससे? योग आते हैं पर भाषा बदल जाती है सिद्धार्थ, भाषा बदल जाती है, मतलब हम उसको ऐसे लक्ष्मी योग नहीं बोल सकते। हाँ वो जी, तो हाँ जी। आम जनता को बताने के लिए, समझाने के लिए को बात कह दी जाती है, पर उसमें वो मीनिंग नहीं होते, वो वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। पर हाँ, सारे होते हैं, योग भी होते हैं, राजयोग भी होते हैं, लक्ष्मी योग भी होते हैं, सब होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो अगर वैदिक में कोई योग या महायोग नहीं दिख रहा हो, लेकिन लाल किताब में वो चीज दिख सकती हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब निकलेगा वही जो वहां पर है, वही जाने। बस 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 यही चीजें मैं खूब समझाता हूँ लोगों को। बस ये है कि वैदिक ज्योतिष में लंबे समय पढ़ना पड़ता है। अगर कोई ठीक ठाक गुरु का भगत मिल जाए तो लाल किताब जल्दी सीख जाता है, वो साल भर में सीख जाता है। वैदिक ज्योतिष में 3 से 5 साल लगाना ही पड़े।
तो सर हम जैसे फलित करते हैं या चेक करते हैं तो उसमें अ, अगर किसी का जातक का कोई महायोग या मतलब अगर आप उससे बात करोगे तो लगता है कि वो कुछ करना चाहता है और वो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, बट उसकी कुंडली में कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ वो उसकी मेहनत बेकार है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सिद्धार्थ जी, या हमें अभी उसे सब क्या कुछ कहना दिखेगा, चाहिए? सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। भी इसका मतलब है कि हमारे सूत्र अभी पकड़ में नहीं आए, बस फर्क इतना। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो कुछ करना चाहता है, कुंडली में कुछ दिख नहीं। एक होता है ख्वाब, ख्वाब को और डेडिकेशन में बहुत बड़ा अंतर है। अगर उसको हम समझने लग जाएंगे तो बात अलग है। आप 100 आदमियों का इंटरव्यू लो, आप पूछोगे आपका पैसा चाहिए, सारे के सारे हाँ कर देंगे। फिर आप जी। उनसे पूछो अच्छा जो मैं काम बताऊं वो करोगे, वो कहेंगे पहले काम बताओ फिर सोचेंगे। हम्म, यहाँ अंतर आ गया ना बात में, पहले काम बताओ फिर सोचेंगे। जिसको चाहिए पैसा वो कहेगा सिर्फ काम बोल, मैं उसको करूंगा। आपने गुंडे देखे ना बॉलीवुड फिल्मों में, वो सुपारी लेने वाले, वो कहते जी बस जी। आप जो है मुझे ये बताओ किसका मर्डर करना है और पैसा मैं बोलूंगा। वो कहेगा पैसा तू बोल, मर्डर फोटो में जिसको दिखाता। वो पूछता ही नहीं है कि भाई मैं क्यों मारूं क्यों ना मारूं। इट्स मीन उसको पैसा चाहिए और वो करके देगा, और वो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं। ख्वाब सबके अच्छे अच्छे हैं, सबको अच्छी पत्नी चाहिए, सबको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, सबको बहुत अच्छी औलाद चाहिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहिए हर मनुष्य को। जी और जी जी। उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, बस जब करने की बात आएगी जब वो भाग खड़े होंगे तो पता चल जाएगा डेडिकेशन में और उसमें क्या अंतर। तो हम डेडिकेशन का भी वैल्यूएशन कर सकते हैं वहां से, चार्ट से? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते। आप लाल किताब में भी कर सकते हैं और जो इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेडिकेशन वो जो हाँ कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क मतलब शनि से आती है। डेडिकेशन आपका प्रैक्टिस जो आपकी वो मंगल ग्रह से आती है। आपकी आत्मा जो डिसीजन दे दे उसको फॉलो करने की ताकत आपको सूर्य से आती है। ज्ञान को ग्रहण करने की ताकत आपको गुरु ग्रह से आती है। तो ये तो बड़ा इजी है, ये तो समझना। ठीक है। ठीक है। तो अभी जैसे अब आप हमें आगे फलित करना सिखाएंगे और वो सब सिखाएंगे, तो उसमें हम ये सब फिर कर पाएंगे हर चार्ट को देख के? बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी, जो एक मैं जो सूत्र कह रहा है ये सिखा रहा हूँ होगा या अभी नहीं होगा? आपके सामने ही स्टूडेंट, ये सूत्र ही तो है, यही तो फलित है। फलित कोई अजीबोगरीब भाषा थोड़ी है, जो मैं जी सिखा जी रहा हूँ ये फलित ही तो सिखा रहा हूँ। मैं जी रोज रोज नए नए सूत्र सिखाता रहता हूँ फलित के, वही फलित है। फलित के लिए थोड़ी ना कोई मुझे उर्दू बोलनी शुरू करनी पड़ेगी या इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वही है बस। ये फलित ही है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। सर कुंडली से, सर एक छोटा सा प्रश्न है बस। जी कुंडली देख के क्या क्वांटम चेक किया जा सकता है? क्वांटम से मेरा मतलब है कि मतलब आप समझ ही गए होंगे, कुंडली से ये क्वांटम मैं कैसे समझ चेक किया गया, जाता मैंने है? फिजिक्स मतलब बहुत पढ़ी बोलता है, है मैं सारा समझ गया, बिल्कुल चेक हो सकता है हाँ हाँ सिद्धार्थ। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक। सर सर एक बात सिर्फ, धन्यवाद गुरु जी। सर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि सर अगर आपसे मुलाकात करनी हो तो कैसे की जा सकती है? अभी हमारे पास हमारे 2 स्टूडेंट आए हुए हैं ऑलरेडी। बड़ा सिंपल है। जी। हैं? है वो गाना था ना एक फिल्म का, तो मतलब बस उसमें मुलाकात संभव है? हाँ बस उसमें गली नंबर 420 नहीं था ना, बस वो नहीं है बस। तो आया जा सकता है, मिला जा सकता है हाँ हाँ, आपसे हम कोई सर दुर्लभ व्यक्तिगत रूप प्राणी से। थोड़ी है, बड़े गुड़गांव में रहते हैं, सेक्टर 14 में रहते हैं। एड्रेस हमसे तो मिलना मिल सबसे आसान है, एक एमएलए से मिलना मुश्किल है, पर हमसे मिलना बहुत आसान सर, बहुत बहुत है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव, थैंक यू। प्रणाम।